आप सभी को नमस्कार। मैं हेमलता ओली, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, बीए प्रथम सत्रार्ध में लागू प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शीर्षक सैंधव सभ्यता एक विकसित एवं नगरीय सभ्यता पर आज आपसे चर्चा करूंगी। सैंधव सभ्यता प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता है। प्रथम खोजे गए पुरा स्थल हड़प्पा के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के निवासियों ने सर्वप्रथम कांसा धातु बनाई, जिसके आधार पर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। आरंभ में उत्खनन के दौरान इस सभ्यता के पुरा स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास संकेंद्रित पाए गए, अतः इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। सैंधव सभ्यता को विकसित एवं नगरीय सभ्यता सिद्ध करने में अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिन्हें इन बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। सुनियोजित नगर योजना, सुप्रबंधित जल निकासी व्यवस्था, कृषि अधिशेष, गैर कृषि कर्म के रूप में शिल्प उद्योग एवं व्यापार का चलन, वर्ग वैषम्यता, मापतौल प्रणाली, लिपि व लेखन प्रणाली तथा कलात्मक ज्ञान व कौशल। सैंधव युगीन पुरा स्थलों में अत्यंत कुशल नगर योजना के अवशेष मिले हैं। नगरों की विशेषता थी कि वो एक विशेष संरचनात्मक प्रणाली, जाल या ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाए गए थे। इसमें सड़कें एक दूसरे को इस प्रकार समकोण पर काटती थीं कि नगर चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित होते थे। संभवतः पहले नगर की योजना बनाई जाती थी, उसके बाद निर्माण कार्य आरंभ किया जाता था। सभ्यता के उत्खनन से आवासीय भवनों व अन्य विशाल स्मारकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आवासीय भवनों के निर्माण में अधिकांशतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो 4:2:1 के अनुपात में होती थी। इस सभ्यता की समकालीन मिस्री सभ्यता में भवन निर्माण हेतु पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया में सीमित मात्रा में पकी हुई ईंटें प्रयुक्त हुई हैं। मुख्य सड़क के शोर व प्रदूषण से बचने के लिए सैंधव वासियों ने अधिकांशतः मकानों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न बनाकर दूसरी ओर बनाए हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिगत हवा व प्रकाश के आने जाने के लिए घरों की दीवारों पर पत्थरों की जालियां लगाई गई थीं। अन्य स्मारकों के अंतर्गत मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार, सभा भवन, अन्नागार तथा लोथल का गोदीवाड़ा आदि प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहत स्नानागार है, जिसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसका जलाशय 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई है। फर्श को दीवार से जिप्सम की सहायता से मजबूती से जोड़ा गया है। बाहरी दीवार पर बिटुमेन का प्लास्टर प्रयोग किया गया है, ताकि पानी का लीकेज बाहर की ओर ना हो। वृहत स्नानागार की तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पुष्कर अथवा कमल ताल से की गई है। संभवतः इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक समारोहों में किया जाता रहा होगा। सभा भवन मोहनजोदड़ो का 27x27 मीटर का वर्गाकार भवन है, जिसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त बैठने में प्रयुक्त होने वाली चौकियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इस भवन का प्रयोग समय समय पर आम सभा के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त अन्नागार
अन्य उल्लेखनीय स्मारक हैं जिनका प्रयोग शेष अनाज के स्टोरेज के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो का अनाज रखने का कोठार बहुत विशाल है। यह 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा से भी अनाज रखने के 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों से बने चबूतरों पर अवस्थित हैं। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की सुविधा उच्च कोटि की है। गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है जो पकी हुई ईंटों का 214 गुणा 36 मीटर का विशाल घेरा है। इसकी उत्तरी दीवार पर 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिसका प्रयोग जहाज़ों के आने जाने के लिए किया जाता था। यह नहर द्वारा भोगवा नदी से जोड़ा गया था। सैंधव सभ्यता के विशाल आवासेतर भवनों का अस्तित्व अपने आकार प्रकार, मजबूती व निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर सैंधव सभ्यता को एक विकसित सभ्यता प्रमाणित करता है। जल निकासी व्यवस्था सैंधव सभ्यता की अद्भुत विशेषता है। जल निकासी का इतना अच्छा प्रबंधन किसी अन्य प्राचीन प्रदेश में नहीं मिलता है। जल निकासी व्यवस्था से सैंधव वासियों की नागरिक जागरूकता और स्वच्छता के विषय में ज्ञात होता है। लगभग प्रत्येक नगर में छोटी व बड़ी नालियों का जाल सा था जो अंतिम रूप से पूरे नगर की गंदगी का निकास नगर से बाहर करता था। इन नालियों के द्वारा गंदा पानी या वर्षा के पानी का निकास नगर से बाहर कर दिया जाता था। सामान्यतः स्वास्थ्य व स्वच्छता के दृष्टिगत नालियाँ पाटदार पत्थरों से ढकी हुई होती थी। नालियों के बीच बीच में कूड़ा करकट के जमाव हेतु गड्ढे बनाए गए थे। संभवतः नालियों की नियमित रूप से सफाई की जाती थी जिसके लिए कोई प्रशासनिक इकाई गठित की गई होगी। कृषि अधिशेष अर्थात उपलब्ध जनसंख्या के उपभोग के पश्चात कृषि उत्पाद का बड़ी मात्रा में शेष रहना। कृषि अधिशेष किसी विकसित सभ्यता की प्रमुख विशेषता होती है। सैंधव सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल आदि अनाज पैदा करते थे। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त अन्नागार के साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में होती थी। अन्नागारों की दरारों से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस अतिरिक्त अनाज को संभवतः संकट की घड़ी में काम आने हेतु अथवा पारिश्रमिक के रूप में देने हेतु कोठारों में सुरक्षित रखा जाता था। गैर कृषि कर्म के अंतर्गत सैंधववासी शिल्प उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। नगरीय सभ्यता की एक अन्य विशेषता आजीविका के साधन के रूप में शिल्प उद्योग धंधों व व्यापार पर निर्भरता होती है। हड़प्पा सभ्यता में विविध प्रकार के उद्योग धंधों का चलन था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण जैसे सुई, तकली आदि तथा कपास के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि सैंधववासी कपड़ा बुनने की कला से परिचित थे। मृदबान निर्माण एक अन्य उद्योग था जिसमें सैंधववासी निपुण थे। यह लोग हाथ से व चाक से दोनों प्रकार से मृदभांड बनाया करते थे। इन मृदभांडों पर ज्यामिति
व पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी अंकित की गई हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सैंधववासी मृदबांड अलंकरणों की दृष्टि से समृद्ध हैं और इनके निर्माण की तकनीक भी विकसित है। ईंट उद्योग एक अन्य विकसित उद्योग था। सैंधववासियों ने अधिकांशतः पकी हुई ईंटों के भवन बनाए हैं। इन भवनों का आकार, प्रकार और रचना यह प्रमाणित करती है कि सैंधववासी राजगिरी व्यवसाय में निपुण रहे होंगे। धातु कर्म एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग था। सैंधववासियों का धातु कला का ज्ञान इतना विकसित था कि वे विभिन्न धातुओं के मिश्रण गुणों की जानकारी रखते थे। सैंधववासी धातु को गलाने, पीटने व उन पर पानी चढ़ाने की विधि से परिचित थे। सैंधववासियों ने सर्वप्रथम कांसा धातु का आविष्कार किया, जो दो धातुओं तांबा व टिन को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। आभूषण उद्योग एक अन्य प्रमुख उद्योग था। आभूषण उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी, मिट्टी, पत्थर आदि से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि सोने व चांदी के आभूषणों की अधिकता है, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। मूर्ति निर्माण एक अन्य प्रचलित उद्योग था। सिंधु प्रदेश से उत्खनन में बड़ी मात्रा में टेराकोटा अर्थात आग में पकाकर बनाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें स्त्री पुरुषों व पशु पक्षियों की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामान्य व धार्मिक रूप से प्रयुक्त मूर्ति का निर्माण किया गया। सामान्य मूर्तियों में पशु पक्षियों की मूर्तियाँ व धार्मिक रूप से प्रयुक्त मूर्ति में मातृ देवी की मूर्ति प्रमुख है। सैंधववासियों ने टेराकोटा की अनेक पशु पक्षियों व मानव की मूर्तियाँ बनाईं। इसके अतिरिक्त प्रस्तर तथा कांसे व तांबे की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुईं। गुड़िया निर्माण इस समय का एक अन्य प्रमुख उद्योग था। अनेक प्रकार की गुड़ियाओं का निर्माण किया गया, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, पाषाण, हाथी दांत आदि। इतनी अधिक संख्या में गुड़ियाओं की प्राप्ति यह प्रमाणित करती है कि इस समय गुड़िया निर्माण कला में विशेष प्रगति हुई थी। इन गुड़ियाओं पर विभिन्न रंगों की पॉलिश व पच्चीकारी की गई थी। इन उद्योग धंधों के अतिरिक्त अन्य शिल्प व उद्योग धंधे भी चलन में थे। व्यापार व वाणिज्य सैंधव सभ्यता में समुन्नत दशा में था। किसी भी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधि होता है। सैंधव सभ्यता में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से किया जाता था। अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, सोवियत तुर्कमेनिया, ईरान आदि देशों से सैंधववासी अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। सारगोन युग में मेसोपोटामिया व सैंधव प्रदेशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इसी काल में सर्वाधिक सैंधव मोहरें प्राप्त हुई हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख मेसोपोटामिया व सैंधव सभ्यता के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख करता है, जिसमें सिंधु प्रदेश के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ग वैषम्यता सैंधव युगीन समाज की प्रमुख विशेषता थी, जिसका आधार
कार्यकुशलता था। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से समाज में विभिन्न वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित आवास, स्नानागार समाज में बौद्धिक वर्ग के रूप में दार्शनिक, विद्वान या पुरोहित वर्ग की उपस्थिति को इंगित करता है। खुदाई से प्राप्त दुर्गीकरण के साक्ष्य व हथियारों जैसे धनुष बाण, तलवार आदि की उपस्थिति क्षत्रिय वर्ग के समान किसी योद्धा वर्ग की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। सैंधव सभ्यता में अनेक शिल्प उद्योग व व्यापारिक गतिविधियां चलन में थीं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि समाज में तृतीय वर्ग के रूप में वैश्य वर्ग के समान किसी वर्ग की उपस्थिति रही होगी। अंतिम वर्ग श्रमिकों का कहा जा सकता है। हड़प्पा की खुदाई से 2 पंक्तियों में लगे क्रमशः 7 व 8 छोटे छोटे घर अपने आकार, प्रकार व बनावट से स्पष्ट करते हैं कि यहाँ श्रमिक आवास रहा होगा। भाषा एवं लिपि के संबंध में भी सैंधववासी समृद्ध थे। किसी भी सभ्य व सुविकसित समाज की पहचान अपनी भाषा व लिपि होती है। सैंधव सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मुद्राओं से लिपि के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। इसे संकेतात्मक व चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा से 2 टेराकोटा के पिंड मिले हैं, जिन पर सैंधव लिपि में लघु लेख लिखे गए हैं। इस लिपि के लगभग 400 अक्षर ज्ञात हैं, यद्यपि यह लिपि अभी तक अपठित है। मापतौल प्रणाली से सैंधववासी परिचित थे। मापतौल में द्विचर प्रणाली का प्रयोग होता था, जिसके अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320, 1600 तथा 3200 तक की संख्याएं नियोजित की जाती थीं। बाट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों का प्रयोग होता था। ये लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। भवनों की सुनिश्चित योजना, ईंटों का निश्चित अनुपात, ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, सड़कों का समकोण पर बना होना, यह बताता है कि सैंधववासियों को गणितीय ज्ञान था। कलात्मक ज्ञान व कौशल की दृष्टि से भी हड़प्पावासी समुन्नत थे। कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रा कला, संगीत व नृत्य कला चलन में थे। मृदभांडों पर सुंदर चित्रांकन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता वासियों द्वारा अधिकांशतः सामान्य जीवन से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। ज्यामितीय अंकन के अंतर्गत रेखाओं की सहायता से चित्र बनाए गए हैं, जैसे त्रिभुज आदि, जबकि दृश्यात्मक अंकन के अंतर्गत पशु पक्षी, बेल बूटों, पुष्पों, मानव आकृतियों आदि के चित्र बनाए गए हैं। अधिकांशतः एक श्रृंगी बैल का अंकन देखने मिलता है, जो संभवतः पूजनीय पशु रहा होगा। मूर्तिकला के अंतर्गत मिट्टी व धातु की कलात्मक दृष्टि से अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। सैंधववासियों द्वारा सामान्यतः 2 प्रकार की मूर्तियां बनाई गईं।
सामान्य रूप से प्रयुक्त मूर्ति, जिसके अंतर्गत पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई गई, तथा धार्मिक रूप से प्रयुक्त मूर्तियां, जिसके अंतर्गत मातृ देवी की मूर्तियां बनाई गई। मातृ देवी सर्वाधिक और सर्वप्रथम पूजनीय देवी थी। मूर्ति निर्माण में सैंधव मूर्तिकारों ने 4 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। धातुओं को तपाकर सांचे में ढालकर मूर्तियां बनाना, जिसे मधुशिष्ट विधि कहा जाता है। इस विधि से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनाई गई। इसके अतिरिक्त लोथल से प्राप्त स्वान व कालीबंगा से प्राप्त वृषभ ताम्र मूर्ति में भी मधुशिष्ट विधि का प्रयोग किया। मूर्ति निर्माण की दूसरी शैली ठप्पा लगाकर मूर्ति बनाना है। तृतीय शैली के अंतर्गत टेराकोटा अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें आग में पकाया जाता था। सैंधव पुरास्थलों से अधिकांशतः टेराकोटा की बनी पशु पक्षी व मानव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चतुर्थ शैली के अंतर्गत छेनी द्वारा पत्थर को तराश कर बनाई गई प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि सैंधव मूर्तिकारों ने प्रस्तर मूर्तियां कम बनाई हैं। प्रस्तर मूर्तियों के निर्माण में सेल खड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की योगी की मूर्ति उल्लेखनीय है, जो एक अलग प्रकार की सजीवता का परिचय देती है। प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण यह सिद्ध करता है कि सैंधव मूर्तिकार पाषाण कला अर्थात पाषाण को काटने, छांटने, तराशने अथवा उनमें भावों के अंकन करने में कुशल थे। सैंधव युगीन मूर्ति कला में भाव प्रधानता, अंग संतुलन व कलात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुद्रा कला सैंधव सभ्यता में पर्याप्त रूप से विकसित थी। सैंधव युगीन कलाकार मुद्राओं को ढालने, एक रूपता देने व उन पर विभिन्न आकृतियों को उत्कीर्ण करने में दक्ष थे। मोहरों या मुद्राओं में रिलीफ स्थापत्य स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत अनेक पशु पक्षी आदि को मोहरों पर उत्कीर्णित किया गया है। अधिकांशतः एक श्रृंगी बैल का अंकन देखने मिलता है। मुद्राएं सामान्यतः चर्ट, गोमेद, कांचली मिट्टी, सेल खड़ी आदि की बनाई जाती थी। यह अधिकांशतः गोलाकार, वर्गाकार या बेलनाकार होती थी। सैंधव सभ्यता में नृत्य व गायन कला का भी चलन था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे नृत्य के भाव देखने से यह ज्ञात होता है कि सैंधववासी नृत्य की विभिन्न भावों और मुद्राओं से परिचित होंगे। सैंधव युगीन मोहरों पर संगीत समारोह, वीणा, ढोल आदि का अंकन यह सिद्ध करता है कि सैंधववासी आमोद प्रमोद हेतु संगीत का प्रयोग करते होंगे। खुदाई से प्राप्त कुछ पक्षियों के खिलौनों की पूंछ पर सीटी व बांसुरी जैसी आकृति पाई गई, जो यह प्रमाणित करता है कि सैंधववासी
नृत्य व संगीत कला में पर्याप्त रूप से दक्ष होंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सैंधववासी एक विकसित और नगरीय सभ्यता को बनाने में सफल रहे। ये लोग न केवल विज्ञान तकनीकी की दृष्टि से उन्नत थे, बल्कि कलात्मक व सौंदर्य ज्ञान की दृष्टि से भी उन्नत थे। इस सभ्यता के निवासियों द्वारा गणितीय ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, अभियांत्रिकी ज्ञान व कलात्मक ज्ञान की एक मजबूत नींव रखी गई। सैंधववासियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति स्पष्ट जागरूकता दिखाई देती है। ये सभी बातें यह सिद्ध करती हैं कि सैंधव सभ्यता एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। सैंधव युगीन सामाजिक व आर्थिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।